स्पर्म। इसको हिंदी में अनावृत बीजी कहते हैं, अनावृत बीजी। और यह पौधा, इससे पहले जो आप 3 टाइप्स के पौधे पढ़े हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन तीनों समूह में छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे पौधों का वर्गीकरण एक और आधार पर किया जाता है। आप इसको समझिए। एक होता है हर्ब, हर्ब्स प्लांट, यानी शाकीय पौधा। एक दूसरा टाइप्स होता है सर्व्स, इसको हिंदी में कहते हैं झाड़ी वाला पौधा। और एक तीसरा टाइप्स होता है ट्री, यानी कि वृक्ष। आकार और मजबूतियों के आधार पर पौधे के 3 कैटेगरियां हैं, शाकीय पौधा, झाड़ी वाला पौधा और वृक्ष वाला पौधा। शाकीय पौधा जैसे मटर का पौधा हो गया, मटर का पौधा हो गया, मक्का का पौधा हो गया, गेहूं का पौधा हो गया। ये सब पौधे क्या है आपको? शाकीय पौधे। शाकीय पौधे जिसके तना बहुत कमजोर, बहुत छोटे, ज्यादा बड़े नहीं, वो पौधे शाकीय पौधे कहलाते हैं। एक होता है झाड़ी वाला पौधा, जैसे गुलाब का पौधा हो गया, पीला कनेर के फूल का पौधा हो गया, मेहंदी का पौधा हो गया। ये सब पौधा आपको किस आकार का पौधा? झाड़ी का पौधा। अब वृक्ष में कोई शक क्या नहीं जानते हैं? नहीं। आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, ये सब वृक्ष कहलाते हैं। तो अब तक जो हम प्लांट के बारे में पढ़े हैं, थैलोफाइटा के बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में, टेरिडोफाइटा के, एक तो थैलोफाइटा की तो कोई आकृति थी नहीं, क्योंकि उसमें जड़तना पत्ती कुछ भी नहीं था। लेकिन ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के पौधों की आकृति थी। लेकिन वो पौधे किस आकार के होते हैं? शाखीय। यानी टेरिडोफाइटा समूह का जो पौधा है वो शाखीय पौधे, ज्यादा बड़े मजबूत नहीं होते। अब जो हमें प्लांट मिलेंगे जिम्नोस्पर्म पर जब हम आ गए हैं, तो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत हमें पहली बार क्या देखने को मिलेगा? वृक्ष देखने को मिलेगा। तो ये एक बात है कि इससे पहले आप जितने पौधे पढ़े वो शाखीय पौधे हैं। थैलोफाइटा में तो कोई आकृति थी नहीं। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के पौधे शाखीय होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते, मजबूत नहीं होते। झाड़ी वाला प्लांट, वृक्ष वाला प्लांट की शुरुआत कौन से होती है? जिम्नोस्पर्म से होती है। तो एक ये अंतर आप समझिए। आइए चाहिए अनावृत बीजी पर, जिम्नोस्पर्म पर। सबसे पहले कि इसका नाम जो जिम्नोस्पर्म रखा गया, अनावृत बीजी, क्यों रखा गया है वो आप पहले समझिए। जिम्नोस्पर्म की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें बीज होते हैं, इसमें बीज होते हैं। परंतु फल नहीं लगते हैं, फल नहीं लगते हैं। आपने अपने दैनिक जीवन में कई ऐसे बीज को देखे होंगे, और प्रायः बीज आप फलों के अंदर देखते होंगे। बीज फल के अंदर ही रहता है। लेकिन अनावृत बीजी में बीज होता है लेकिन फल, अर्थात बीज के ऊपर फलों का कोई आवरण नहीं रहता है। यानी बीज पूरी तरह से अनावृत रहते हैं, अर्थात किसी लेयर से ढके नहीं रहते। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? अनावृत बीजी। तो अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म प्लांट की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनमें बीज तो होते हैं लेकिन फल नहीं होते। इसी कारण इसके बीज के ऊपर फल का आवरण नहीं रहता है। बीज किसी आवरण से नहीं ढके रहते हैं। बीज जो है पूरी तरह से नग्न अवस्था में रहते हैं या अनावृत अवस्था में रहते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? अनावृत बीजी पड़ गया है। अब दूसरा भी इसके संबंध में बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इसमें फूल भी नहीं होते हैं। फूल नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये फेनोलोगियम है, लेकिन फेनोलोगियम होकर भी इस जिम्नोस्पर्म प्लांट में फलावर नहीं होता है। वैसे फलावर होता तो फल हो जाता, क्योंकि फलावर ही आगे चलकर किसका रूप लेता है? अगर इसमें फल नहीं है तो उसका क्या कारण है? फूल नहीं है। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि इसमें बीज होते हैं। तो 2 विशेषताओं को हमें याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म प्लांट में बीज होते हैं, लेकिन बीज किसी आवरण से नहीं ढके होते हैं। बीज अधिकांश पौधे में जो देखते हैं आप, वो फलों के आवरण के ढका होता है या फल के भीतर होता है, लेकिन इसमें तो फल ही नहीं होता है। तो पूरी तरह से बीज अनावृत होते हैं, यानी खुले होते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अनावृत बीजी। इस जिम्नोस्पर्म प्लांट में फूल नहीं पाए जाते हैं। इस जिम्नोस्पर्म प्लांट में फूल नहीं पाए जाते। उसके बाद अब कहिएगा कि ऐसे पौधे तो प्राय नजर नहीं आया है हमें। कैसे प्लांट को देखें आप? नहीं नजर आया होगा आपके आसपास। ये इसलिए कि इस पौधे के, इस जिम्नोस्पर्म प्लांट के अधिकांश पौधे क्या होते हैं?
जेरोफाइट्स प्रवृत्ति होते हैं। जेरोफाइट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मरूदविद कहते हैं। क्या कहते हैं? मरूदविद कहते हैं। यानी कि अधिकांश जिम्नोस्पर्म प्लांट, हालांकि पौधे की बहुत कम जातियां हैं, अगर देखेंगे तो 700 जाति के पौधे। इसके अंतर्गत कितने टाइप्स के पौधे हैं? 700 जातियां। और उनमें भी लगभग सभी के लगभग पौधे क्या होते हैं? मरूदविद होते हैं। 100% नहीं, लेकिन अधिकांश जिम्नोस्पर्म प्लांट जो है वह रेगिस्तानों में ही उगने के लिए अनुकूलित होते हैं। और लगभग इसमें 700 जातियां पौधे के हैं, या 7 जातियां आप समझ रहे हैं ना, जैसे पीपल एक जाति हुआ, बरगद एक जाति हुआ पौधों का। तो 700 प्रकार के पौधे इसमें लगभग बोल रहे, एक्यूरेट नहीं है क्योंकि दिन प्रतिदिन खोज होते रहते हैं, नई जातियों का खोज होते रहता है। तो 700 जातियों का पेड़ पौधे होते हैं। अधिकांश क्या होते हैं? मरूदविद। तो हम तो ठहरे मैदानी इलाके के लोग, तो ज्यादा जिम्नोस्पर्म नजर आएगा नहीं आएगा दोस्तों। और अगली विशेषताएं जिम्नोस्पर्म का है कि जिम्नोस्पर्म प्लांट में मेल प्लांट तथा फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। हमारे आसपास जो पौधे हैं दोस्तों, उन पौधों में मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट पर होते हैं। आप बहुत कम ऐसे प्लांट देखे होंगे जो मेल अलग है, फीमेल अलग है। आम जिंदगी में आप पपीता को देखे होंगे, पपीता में मेल पपीता का प्लांट अलग होता है, फीमेल का क्या होता है? अलग होता है। लेकिन बहुत कम, अधिकांश पौधों में मेल प्लांट फीमेल प्लांट एक ही पौधे में होते हैं। और पौधों के जनन अंग फूल है। पौधे के जनन अंग क्या है? फूल है। और जिस पौधा में फूल होता है, इसमें तो होता नहीं है, जिस पौधा में फूल होता है ना, उस पौधा के एक डाली पर अगर मेल फूल है तो दूसरी डाली पर क्या है? फीमेल फूल है। यानी एक ही पौधों में मेल फीमेल दोनों फूल है। यानी कि अधिकांश पौधे बाइसेक्सुअल होते हैं। जब मेल फीमेल पार्ट एक ही बॉडी में हो, एक ही प्लांट में हो, तो ऐसे बॉडी या प्लांट को बाइसेक्सुअल कहा जाता है, द्विलिंगी कहा जाता है। तो पौधे अधिकांशतः द्विलिंगी होते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म में यह क्या होता है? अलग अलग होता है। मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। और आपको पहली बात बताएं कि पहली बार आपको वृक्ष देखने को मिलेगा कहां पर? जिम्नोस्पर्म में। क्या ब्रायोफाइटा में वृक्ष वाले पौधे हैं? झाड़ी वाला भी पौधा है दोस्तों, जा रहे ना था ब्रायोफाइटा में। तो अगली विशेषता कि इसके पौधे जो होते हैं वो झाड़ी वृक्ष आकार के होते हैं। झाड़ी और वृक्ष आकार के होते हैं तथा बहुवर्षीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुवर्षीय का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि कई लंबे सालों तक जीवित रहते हैं। थैलोफाइटा का तो उम्र बरसात तक था, नहीं जी, थैलोफाइटा पौधे की उम्र बरसात तक था। कुछ थैलोफाइटा 1-2 महीना जिंदा रह जाता था। ब्रायोफाइटा की उम्र भी ज्यादा नहीं होती है, 1 साल एक पौधा जिंदा रह काफी है। टेरिडोफाइटा की उम्र कुछ ज्यादा। लेकिन पहली बार वृक्ष वाला पौधा, पहली बार झाड़ी वाला पौधा, लंबे समय तक जीवित रहने वाला पौधा, ये हमें जिम्नोस्पर्म में ही पहली बार देखने को मिलते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के प्लांट झाड़ी आकार के होते हैं, वृक्ष आकार के होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। और आप हैरान रह जाइएगा कि जिम्नोस्पर्म का कुछ प्लांट की आयु 3000 साल मापी गई है, उससे भी ज्यादा। ये 3000 साल जीवित प्लांट अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद है। और इस प्लांट का भी नाम जानना बहुत जरूरी है, तो इसका नाम जान लीजिए। इसका नाम है सिकोया। ठीक है, क्या नाम है? सिकोया। संसार का सबसे लंबा पौधा कौन है? संसार का सबसे विशाल पौधा कौन है? सिकोया। संसार का सबसे पुराना पौधा कौन है? सिकोया। वर्तमान समय में सबसे विशाल सिकोया का प्लांट अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। कोई सिकोया का प्लांट, हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप या एशिया महाद्वीप में ये पौधे नहीं पाए जाते हैं, ठीक अपवाद स्वरूप कहीं पाए जाते होंगे तो। लेकिन सिकोया का प्लांट इतने विशाल होते हैं कि इसको बीच से काटकर रोड निकाला गया है कहीं जगह। इतना विशाल, ठीक है, इतना विशाल होता है कि पेड़ के बीच में तना को काटकर रोड निकाला गया, नेशनल हाईवे निकाला गया, अंदाज लगा लीजिए। तो इतने विशाल होते हैं सिकोया का पौधा। इसे जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवित जीवाश्म। जीवाश्म का नाम सुने हैं? इंग्लिश में फॉसिल कहते हैं। जीवाश्म जो होते हैं ना, बहुत हजारों 2000 साल पुराने अवशेष होते हैं जो अपसादी चट्टान में वैज्ञानिकों को दबे मिलते हैं।
1000-2000 साल काफी पुराने अवशेष जो अपसादी चट्टानों में पड़े रहते हैं उन्हें जीवाश्म कहा जाता है। जितने पुराने जीवाश्म है उतनी तो इसकी आयु है, इसीलिए कभी कभी इन्हें जीवित जीवाश्म कहा जाता है, जिंदा जीवाश्म। 3000 साल से आप समझिए कितना परिवर्तन ये पौधा देखा होगा। अब दोस्तों ये पौधे कहां रहते हैं अब ये बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो गया, जहां मन वहां रह सकता है, कहीं इसे रहने की दिक्कत नहीं है। पौधे तो इसके इतने विशाल है कि इस पर कहीं आदमी रह सकता है, ठीक है। हाँ, तो हर जगह रहते हैं, लेकिन आपको शुरू में बता दिया कि अधिकांश पौधे ज़ेरोफाइट है। एशिया महाद्वीप में इसके कम पौधे पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म के, और ये पूर्ण विकसित पौधा है। मतलब फूल को छोड़ दीजिए तो बेचारा में सब कुछ मौजूद है, फल को छोड़ दीजिए तो, यानी जिम्नोस्पर्म पूर्ण विकसित पौधा है, यानी फूल फल के अलावे इसमें सब कुछ होते हैं, सब कुछ होते हैं। अगली बात हमें याद रखना है कि पौधों में प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पौधों में होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया पाई जाती है जिसको हम कहते हैं परागन, इंग्लिश में पॉलिनेशन। परागन क्या है इसको डिटेल में तो हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब समझेंगे। यह परागन का सिंपल सा अर्थ होता है कि फूल का मेल पार्ट उठ करके फूल के फीमेल पार्ट पर पहुंचना, मेल पार्ट का उठ करके फीमेल पार्ट पर पहुंचना, यही प्रक्रिया पौधों में क्या कहलाती है? परागन कहलाती है। तो जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं, जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं, सब में परागन जो होता है किसके माध्यम से? वायु के माध्यम से होता है, वायु के माध्यम से होता है। हाँ, जिस पौधे में फूल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, उस पर कीट बैठते हैं, पक्षियां बैठती है, तो उनमें उनके माध्यम से परागन होता है। बेचारा में अपना फूल होता ही नहीं है, तो कोई इस पर जाएगा, भवरा भी नहीं बैठेगा, क्या करेगा बैठकर? तो परागन जो होता है किसके माध्यम से होता है? वायु के माध्यम से होता है, वायु के माध्यम से होता है। अब थोड़ा सा आप पौधों के जड़ों को समझिए, उसके बाद हम समझेंगे कि जिम्नोस्पर्म के जो पौधा होते हैं उसके कैसे जड़ होते हैं। अगर जड़ की प्रकृति देखें, जड़ वाले पौधे के जड़ की प्रकृति को देखें तो आपको दो प्रकार के जड़ मिलेंगे भिन्न भिन्न पौधों में। कुछ जड़ जो होते हैं ना ज्यादा दूर तक फैलते नहीं है, तने से गुच्छे के आकार में निकलते, ऐसे जड़। अब कुछ पौधे के जड़ जो होते हैं ना लंबे लंबे फैलते जाते, क्या होते हैं? फैलते जाते, फैलते जाते, फैलते जाते, फैलते जाते। कभी कभी तो इतना फैलते हैं कि पैरोसी का पौधा जड़ हमारे घर में इतना फैलते हैं। ये दो प्रकार के जड़ होते हैं, जिन पौधे में जड़ होते हैं ना आपको दो प्रकार के, और दोनों ही जड़ों से आप परिचित होंगे। परिचित इसलिए होंगे, इस जड़ का औकात आप देख ही रहे हैं, यानी कि ये छोटे छोटे ही पौधे में होंगे। क्या बरगद के पेड़ में से जड़ हो सकते हैं? नहीं, संभव ही नहीं है। तो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, खासकर गेहूं, धान, बस गेहूं धान के जड़ को देखे हैं, ऐसे होते हैं। अब बड़े बड़े पौधे, बरगद, पीपल, आम का पौधे, ये जड़ रेशेदार जड़ है। क्या है? रेशेदार जड़ है, फाइबरस रूट। और ये मुसला जड़ है। ये क्या है? मुसला जड़ है, टैप रूट, फाइबरस रूट, टैप रूट। अब आप जिम्नोस्पर्म प्लांट की स्थितियों को देख रहे हैं तो बताइए उसमें कौन सी जड़ होने की संभावना बन रही है? कौन सा जड़? मुसला जड़ पाया जाता है, रेशेदार जड़ नहीं पाया जाता। तो जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट है ना, सारे के सारे प्लांट में कैसा जड़? अर्थात जिम्नोस्पर्म के प्लांट में रेशेदार जड़ नहीं होते। सारे के सारे जिम्नोस्पर्म के प्लांट में परागन किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है, परागन वायु के द्वारा होता है। और एक खास बात और कि जिम्नोस्पर्म के जो मुसला जड़ है, जिम्नोस्पर्म प्लांट के जो जड़ है, जो मुसला जड़ होते हैं सारे के सारे प्लांट में, इस मुसला जड़ में कुछ सूक्ष्म जीव सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं। जिम्नोस्पर्म के प्लांट के मुसला जड़ में कुछ सूक्ष्म जीव रहते हैं, कैसा संबंध बनाकर? सहजीवी संबंध बनाकर। और सहजीवी संबंध क्या है? ये लाइकेन के बारे में हम बताए थे कि नहीं बताए थे दोस्तों? और सहजीवी संबंध ऐसे जड़ जिनमें सहजीवी संबंध बनाकर कौन रहते हैं? कवक। ऐसे जड़ जिसमें सहजीवी संबंध बनाकर कवक रहते हैं, उस जड़ को कहते हैं माइकोराइजल जड़। क्या कहते हैं? माइकोराइजल जड़ कहते हैं। एक पारिभाषिक टर्म है जिसको आपको याद रखना है कि माइकोराइजल जड़ क्या है। तो ऐसे जड़ जिनमें सहजीवी संबंध बनाकर कौन रहते? कवक रहते। और कुछ जिम्नोस्पर्म के जड़ ऐसे होते हैं जिनमें सहजीवी संबंध बनाकर कौन रहते हैं? शैवाल रहते हैं। ऐसे जड़ को क्या कहते हैं? कोरोलॉइड जड़। कोरोलॉइड जड़।
दोनों ही परिभाषिक शब्द, आप याद रखिए इसको। माइकोराइजल जड़ क्या है? तो ऐसे जड़ जिनमें साजीबी संबंध बनाकर कौन रहते हैं? कवक रहते हैं। कोरलवाइड जड़ क्या है? तो ऐसे जड़ जिनमें साजीबी संबंध बनाकर कौन रहते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे जड़ जिनमें शैवाल साजीबी संबंध बनाकर रखते रहते हैं उसे कौन जड़ कहते हैं? कोरलवाइड जड़ कहते हैं। ऐसे जड़ जिनमें कवक साजीबी संबंध बनाकर रखते हैं उसे क्या कहते हैं? कवक। शैवाल से परिचित है ना? शैवाल से तो थैलोपाइटम ही परिचित है। और एक जो चर्चित एग्जाम्पल है इसको भी याद रखना है। जैसे एक पौधा होता है साइकस, साइकस का प्लांट, साइकस के प्लांट से साबूदाना बनता है। साबूदाना खाएं जी? साबूदाना खासकर फास्टिंग में लोग लाता है, खरीद कर खाएंगे क्या? हाँ, वैसे भी कई प्रकार के आइटम बनाए जाते होंगे। साबूदाना साइकस के प्लांट से ही निकाला जाता है। लेकिन आप तो जानते हैं कि ये जिम्नोस्पर्म प्लांट है, फल तो होता नहीं है, तो साबूदाना निकलता कहां से है? तो साइकस के प्लांट के तनों में चीरा निकालकर और उसके तने के जो सेक्रेशन होता है उसको निकाला जाता है। अब फिर उन्हें कई प्रकार से संशोधित करके साबूदाना के फॉर्म में लाया जाता है। तो सीधा याद रखना, साबूदाना साइकस के प्लांट में पाया जाता है। और साइकस का जो प्लांट है उसका जड़ कैसा होता है? सॉरी, साइकस का नहीं, साइकस जो है ना, सॉरी, साइकस में कोरलवाइड जड़ होता है। और एक पाइनस, पाइनस का जड़ कैसा होता है? तीन प्लांट बहुत इंपोर्टेंट है जिम्नोस्पर्म का। एक सिकोया जो विशाल वृक्ष है इस पृथ्वी का, सिकोया के टक्कर में कोई नहीं है, बरगद भी नहीं। खासकर उम्र को लेकर तो सिकोया को कोई टक्कर नहीं दे सकता। एक साइकस, ये इंपोर्टेंट इतना है कि आप इसको याद रखें कि इससे साबूदाना बनाया जाता है। अब पाइनस के जो बीज होते हैं ना, उससे एक खास प्रकार के खाने वाला आइटम चिलगोजा तैयार किया जाता है। चिलगोजा, और काफी ज्यादा उसमें पोषक तत्व होते हैं चिलगोजा में। चिलगोजा, तो चिलगोजा जो है वो वास्तव में पाइनस के बीज से तैयार होता है। और इतना पोषक तत्व से भरपूर होता है चिलगोजा कि उसे मेवा की संज्ञा दिया गया है। किसका? मेवा। मेवा एक खास प्रकार का मिठाई होता है, आप जानते होंगे, ठीक है, मेवा। तो जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है चिलगोजा को, जो किस प्लांट से तैयार होता है? पाइनस के प्लांट से तैयार होता है। किस प्लांट से? पाइनस के प्लांट से तैयार होता है। बस इतना याद रखना जिम्नोस्पर्म में। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गया ना? आइए एक बार देखें क्या क्या समझे हैं। सबसे पहले जिम्नोस्पर्म में बीज होते हैं लेकिन फल, बीज होते हैं फल नहीं होते। इसके मतलब बीज पर फल का आवरण, बीज पूरी तरह से खुले होते हैं, अनावृत होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अनावृत बीज। फल नहीं होते क्योंकि फूल ही नहीं होते। तो जिम्नोस्पर्म में फल फूल का अभाव है लेकिन बीज होता है। अधिकांश पौधे क्या है दोस्तों? मरुद्भिद है, रेगिस्तानी इलाकों में उगा करते हैं। दूसरी खास बात कि मेल और फीमेल प्लांट क्या होते हैं? अलग अलग। उसके बाद इसके वृक्ष का शकल झाड़ी और वृक्ष के समान होते हैं। और इसके एक पौधा है क्या? सिकोया, जो पृथ्वी का सबसे पुराना पेड़ बनने का रिकॉर्ड बना दिया। सारा सिकोया का पेड़ नहीं, एक घास जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है उसकी आयु मापी गई। और भी सिकोया का पौधा है। सिकोया का पौधा इस पृथ्वी का सबसे लंबा, सबसे विशाल पौधा होता है। सारे जिम्नोस्पर्म प्लांट में परागण किसके माध्यम से होते हैं? वायु के द्वारा। सारे जिम्नोस्पर्म प्लांट में कैसे पौधे पाए जाते हैं? मूसलाधार पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म के कुछ प्लांट के मूसलाधार में कवक और शैवाल कैसे संबंध बनाकर रखते हैं? सजीवी संबंध बनाकर रहते हैं। कवक अगर सजीवी संबंध में है तो उसे क्या कहते हैं? माइकोराइजल। शैवाल अगर सजीवी संबंध में है तो कोरलवाइड जड़। माइकोराइजल और ये दोनों जड़ क्या है आप समझ गए ना? एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे कभी से डायरेक्ट पूछा हुआ प्रश्न है कि पाइनस में कैसा जड़? माइकोराइजल जड़। या फिर माइकोराइजल जड़ किसमें पाया जाता है? पाइनस में। कोरलवाइड जड़ किसमें पाया जाता है? साइकस में। या साइकस का जड़ कैसा होता है? दो चीज याद रखिएगा, चिलगोजा किसके बीजों से बनता है? पाइनस से। साबूदाना किससे तैयार होता है? साइकस के पौधों से। साइकस के पौधे के पत्ती को तो साग की तरह भी खाया जाता है उबालकर। जैसे हम लोग सरसों का साग नहीं बनाते हैं, तो जहाँ जहाँ साइकस पूर्वोत्तर भारत के कुछ भाग में साइकस पाया जाता है वहाँ इसके पत्तियों को उबाल करके साग की तरह खाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? अब आर्थिक महत्व क्या है? बहुत आर्थिक महत्व। इतने विशाल पौधा है, लकड़ी काटकर फर्नीचर बना लेंगे। चिलगोजा समुद्र मिला वो भी तो फायदे का चीज है। कुछ पौधे इसके औषधीय प्रवृत्ति के होते हैं, जिसमें एक इफ्रेडा का पौधा है जिसके तने से इफ्रेडिन बनाया जाता है। जैसे सिनकोना के छाल से गुणन बनाया जाता है, वह इफ्रेडा के तने से इफ्रेडिन तैयार होते हैं जिसकी कई बीमारियों में से इलाज किया जाता है। तो चीड़ के पौधे,
चीर इसी फैलम का पौधा है, सॉरी हाँ जिम्नोस्पर्म का ही पौधा है। तो जिम्नोस्पर्म का तो आर्थिक महत्व हमारे लिए है ही, लकड़ियां प्राप्त होती हैं जिनसे हम फर्नीचर तैयार कर सकते हैं, कई पौधे सजावट के तौर पर लगाए जाते हैं। तो क्लियर हुआ, जिम्नोस्पर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आ जाइए दोस्तों, आपके आसपास 95% जो पेड़ पौधा है ना जी, उससे हम आपको मुलाकात करवा देते हैं। आ जाइए एंजियोस्पर्म पर। एंजियोस्पर्म इसको कहते हैं आवृत बीजी। आप जो अपने आसपास पेड़ पौधे देखते हैं उसमें लगभग 90 से 95% पौधा कौन है? एंजियोस्पर्म ही है। 95 ज्यादा और 90 मानकर चले, क्योंकि थैलोफाइटा बेचारा पानी में था, तो थैलोफाइटा को देखना है पानी में जाइए, पानी को देखिए वही मिलेगा। बराफाइटा बेचारा किनारे पर था, टेरिडोफाइटा गमला में था। थैलोफाइटा, बराफाइटा, टेरिडोफाइटा की स्थिति आप देख लीजिए। थैलोफाइटा के पौधे जलिए, बराफाइटा के भी जलिए, नहीं तो जल के किनारे। टेरिडोफाइटा की स्थिति यह है कि उस बेचारा जो वो भी गमले पर में ही रहते हैं, वातावरण से लड़ने की उसमें भी ज्यादा कोई क्षमता नहीं है, और कुछ तो टेरिडोफाइटा जलिए ही होते हैं। जिम्नोस्पर्म में विशाल हुआ तो हम लोगों से दूर हो गया, मरुस्थल में चला गया। बचा कौन दोस्तों? एंजियोस्पर्म। हमारे आसपास के लगभग पेड़ पौधे क्या है? एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म न सिर्फ हमारे आसपास बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा इसलिए है कि अभी जो 5 फाइलम आप पढ़े हैं प्लांट का, उसमें सबसे बड़ा फाइलम कौन है? सबसे बड़ा फाइलम। अब डरिएगा नहीं, पौधों की जो जातियां है, पौधों की जो जातियां है वो कितनी है जानते हैं आप? 2.5 लाख से भी ज्यादा। जिम्नोस्पर्म में मात्र 700 था, थैलोफाइटा में 2000, बराफाइटा में भी वही 2000-2500 टाइप की जातियां, यानी कोई 10,000 को पार नहीं किया था अब तक। पहला 2.5 लाख पौधों की जातियां, यानी 2.5 लाख अलग अलग पौधे हैं, किसके अंतर्गत? सिर्फ एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में इस पृथ्वी का सबसे अधिक पौधों का समूह है। अधिकांश पौधे इस पृथ्वी पर के एंजियोस्पर्म में ही आते हैं, और यह प्लांट किंगडम का सबसे विकसित पौधा है। सबसे विकसित पौधा एंजियोस्पर्म, मतलब सब कुछ होता है। जड़ पत्ती तो जिम्नोस्पर्म में आ गया था, बीज भी आ गया था। यह फल और फूल वाला पौधा है। अपवाद में फल ना होता हो, लेकिन तो फूल तो सब में होता है दोस्तों, ठीक है। यानी फूल वाला पौधा कौन सा फैलम? सबसे बड़ा कौन सा फैलम? सबसे विकसित कौन सा फैलम? और ये पृथ्वी के हर एक भाग में है, हर एक भाग में। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है दोस्तों जहां एंजियोस्पर्म न पाया जाता। टुंड्रा टैगा जलवायु से लेकर के मैदान पहाड़ तक, जल में भी, ये जल में भी रहते हैं, ये स्थल में भी रहते हैं। कमल का फूल कौन रहता है? कीचड़ में रहता है। ये एंजियोस्पर्म के अंतर्गत इतने पौधे हैं कि कहां रहते हैं ये बात आप मत करिए, जहां जगह है वहां रहते हैं। ये जल में रहते हैं, ये स्थल पर रहते हैं, ये समुद्र में रहते हैं, ये मीठे जल में रहते हैं, ये पर्वत पर रहते हैं, ये पठार पर रहते हैं, टुंड्रा टैगा जलवायु में पैदा होते हैं, या विश्वोत्तर के क्षेत्र में पैदा होते हैं। हर प्रकार के जलवायु में रहने में ये सक्षम है। ये पृथ्वी का सबसे पूर्ण विकसित पौधा है। और मानव की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, चाहे खाने वाला अनाज हो, कैसे पौधे, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, मानव की लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति किस वर्ग के पौधों से होती है? एंजियोस्पर्म से। चाहे खाने वाला अनाज हो, चाहे दलहन फसल हो, चाहे तिलहन फसल हो, चाहे आयुर्वेदिक फसल हो, चाहे सब्जी वाला फसल हो, चाहे फल वाला फसल हो, चाहे चाय और कॉफी जैसे पेय पदार्थ हो, सारे के सारे पौधे किसके अंतर्गत है? और कुछ बताने की इसमें जरूरत ही नहीं है दोस्तों। जरूरत इसलिए नहीं कि ये विकास की उच्च अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं दोस्तों, जो किसी में नहीं वो इसमें होता है। और एंजियोस्पर्म का इतना बड़ा साम्राज्य है कि पुनः इसे कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में। एंजियोस्पर्म में आपको दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा। दिक्कत होगा तो एक बार हम आसपास घूम लेंगे, पेड़ पौधों को देख लेंगे। क्या NIT घाट में पेड़ पौधा कहाँ है? हाँ है, लेकिन ज्यादा देखना चिड़ियाघर चल जाएंगे। और चिड़ियाघर प्रशासन ने बड़ी अच्छी व्यवस्था किया है, लगभग सारे प्लांट पर नाम, वैज्ञानिक नाम, उपयोगी गुण सारा लिखा हुआ प्लांट पर। एक बार हम भी गए हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधों को पहचानना है तो वहां से बेहतर यात्रा बिहार में और
कहीं नहीं हो सकती है, वो इसलिए कि वहां प्रशासन द्वारा इंडिकेट किया गया है, सारे कुछ आप जान सकते हैं, लेकिन जानने के लिए जाए तब ना आदमी क्या। तो एंजियोस्पर्म का संसार इतना बड़ा है, एंजियोस्पर्म का संसार इतना बड़ा है कि उसे पुनः दो भागों में बांटा गया है। किसको? एंजियोस्पर्म को। एक वर्ग है, एक बीज पत्री, मोनोकोटिलेडन्स या शॉर्ट में मोनोकोट बोल देते हैं, और एक द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री है यानी डायकोटिलेडन्स। तो एंजियोस्पर्म को पुनः कितने भागों में विभाजित किया है? दो, या एक बीजपत्री, दो बीजपत्री पौधे, एक बीजपत्री, दो बीजपत्री पौधे, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म पौधे, एंजियोस्पर्म का बंटवारा है, एक बीजपत्री, दो बीजपत्री। अब इन दोनों पौधों में पर्याप्त अंतर है। एक बीजपत्री पौधों में और द्विबीजपत्री पौधों में क्या अंतर है उसको समझिए। पहला अंतर तो बीजपत्र को ही लेकर होगा, क्योंकि नाम भी उसी आधार पर डिवाइड। तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में पहला अंतर बीजों को लेकर होता है कि एक बीजपत्री के जो बीज होते हैं उसमें कितने बीजपत्र होते हैं? एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होते हैं, और द्विबीजपत्री में कितने बीजपत्र होते हैं? दो बीजपत्र होते हैं। चना देख रहे हैं, चना, उसके खोल को काट दीजिए, ऊपर लगा, कितने बीजपत्र निकलते हैं दोस्तों? केला खाए हैं, उसमें भी बीज रहता है, फॉल्स बीज रहता है। वास्तविक बीज का मतलब उसमें पौधा उत्पन्न करने की क्षमता है। कुछ पौधों में फॉल्स बीज होते हैं, लगेगा आपको बीज है लेकिन उससे कोई पौधा उत्पन्न नहीं होता। ऐसा क्यों होता है उसको हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। केला में ऐसे ही बीज होते हैं, फॉल्स बीज। वो बीज क्या होते हैं? एक बीज पत्र वाले होते हैं, उसमें उत्पन्न क्षमता नहीं होती है पौधे उत्पन्न करने की। तो एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में मुख्य अंतर तो बीजों को लेकर ही है, लेकिन एक बीजपत्री के पौधे का जो बीज होते हैं ना, वो प्रायः अस्पष्ट होते हैं। आपको अगर पहचानने दे दिया जाए तो आप तय करना मुश्किल हो जाएगा कौन एक बीजपत्री है, दो बीजपत्री है। तो इन दोनों पौधे के हर एक भागों में अंतर होते हैं। अगला अंतर होते हैं दोस्तों कि एक बीजपत्री का जो जड़ होता है ना, वो रेशेदार जड़ होता है। क्या होता है? रेशेदार जड़, फाइबरस रूट। और द्विबीजपत्री का जो जड़ होता है क्या होता है दोस्तों? मूसलाधार, जो लंबे लंबे दूर तक क्या होते हैं? फैल जाते हैं। तो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत जिसमें मूसलाधार है, जिसमें मूसलाधार है वो क्या होता है? और जिसमें फाइबरस रूट है वो, जैसे धान, गेहूं, मक्का, समस्त अनाज वाला पौधा क्या होता है? एक बीजपत्री। हालांकि नारियल के बीज जड़ बहुत दूर दूर तक फैलते हैं, लेकिन वो भी एक बीजपत्री ही होते हैं। नारियल में रेशेदार जड़ ही फैल जाते हैं बहुत दूर तक। और नारियल के जड़ तो इतने घातक होते हैं, घर के बगल में लगा दिया है तो दीवार को फाड़ देगा, फाड़ करके घुस जाता है। उतनी जल्दी नहीं, मतलब पिताजी लगाए तो बेटे के जमाना में घर रहने लायक नहीं रहेगा अगर बगल में नारियल है तो। अगला अंतर होता है दोस्तों तना को लेकर। एक बीजपत्री का जो तना होता है वो खोखला होता है। एक बीजपत्री का जो तना होता है वो कैसा तना होता है? खोखला तना होता है। बांस को देखें आप, बांस को, बांस एक बीजपत्री है और उसके तने क्या होते हैं? खोखले होते हैं। लेकिन अगर द्विबीजपत्री को देखें तो द्विबीजपत्री के जो तना होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस तना होते हैं। क्या होते हैं? ठोस तना होते हैं। जैसे अमरूद को देख लीजिए, बरगद को देख लीजिए, पीपल, उसके तने क्या है? तो जहां भी खोखला तना दिख गया, तना के भीतर खोखले भाग है, वो एक बीजपत्री है। और ठोस तना वाले क्या है? द्विबीजपत्री। और इसके पत्ते भी एक दूसरे से अलग होते हैं। इसके पत्ते भी क्या होते हैं? अलग अलग होता है। अगर एक बीजपत्री का आप पत्ता देखिए तो एक बीजपत्री का जो पत्ता होता है उसका सिरा विन्यास कुछ इस तरह का होता है, सीधा सीधा। और अगर दो बीजपत्री का पत्ता देखिएगा तो इसमें दोस्तों इस तरह का सिरा विन्यास होता है। पीपल का पत्ता देखे हैं, इस तरह का पत्ता। यह है एक बीजपत्री। मक्का का पत्ता देखे हैं, दाल गेहूं सबका पत्ता, उसमें जो बीच में इसको कहते हैं सिरा भेन। ये जो भेन होते हैं सीधे सीधे एक दूसरे के समांतर, इसलिए इसको कहा जाता है समांतर सिरा विन्यास पत्ती। और इसके जो द्विबीजपत्री के जो पत्ते होते हैं, द्विबीजपत्री के जो पत्ते होते हैं ना, वो
उनकी जो सिराएं होती है वो जाल के समान होती है। क्या होती है? इसीलिए इसे कहते हैं जालिका वत सिरा विन्यास पत्ती। जालिका वत, ठीक है, जालिका वत सिरा विन्यास पत्ती। अब कहिए आपको पहचानने में दिक्कत होगा कौन एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री? बीज देखकर अंदाजा नहीं लगा तो जड़ उखाड़ कर देख लेंगे, जड़ों में कंफ्यूजन हो गया पत्ती को निहार लेंगे। अब पत्ती में भी डिफाइन हो गया तो तना तो देख ही रहे हैं, फिर भी डिफाइन हो गया तो इसका मतलब आप डिफाइन करना ही नहीं चाहते, है कि नहीं? एक बार पुनः इनके अंतरों को देखिए कि एक बीज एंजियोस्पर्म जो मानव की लगभग सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो सबसे विकसित पौधों का समूह है, जिसके अंदर इस पृथ्वी के अधिकांश पौधों की जातियां समाहित है, जो इस पृथ्वी के प्रत्येक भागों में पाया जाता है, वे दो भागों में डिवाइड है, एक बीजपत्री, दो बीजपत्री। एक बीजपत्री में एक बीजपत्र और दो बीजपत्री में बीजपत्र। आप समझ रहे ना, अंग्रेजी में सीड लिप्स करेंगे। एक बीजपत्री में कैसा जड़ और दो बीजपत्री में मूसलाधार। जिम्नोस्पर्म में कैसा जड़? जिम्नोस्पर्म मूसलाधार। जिम्नोस्पर्म में रेशेदार जड़। तो एक पौधे में रेशेदार जड़ है तो वो समझिए अधिकोष्ठता आपको होगा कहां? एंजियोस्पर्म का। टेरिडोफाइटा का भी हो सकता है। खोखला तनाव किसमें पाया जाता है? एक बीजपत्री में। खोखला तनाव एक बीजपत्री में। द्विबीजपत्री का तनाव, एक बीजपत्री के पत्ते कैसे होते हैं और द्विबीजपत्री के। अब दोस्तों क्लियर हो गया ना? अब दोनों के फूलों में भी अंतर होते हैं, ठीक है? दोनों के फूलों में भी क्या होते हैं दोस्तों? अंतर होते हैं। अगर एक बीजपत्री का फूल देखें तो एक बीजपत्री के जो फूल होते हैं उसमें ज्यादा चक्र नहीं होते हैं, उसमें ज्यादा चक्र नहीं होते हैं। एक, दो, तीन चक्र मिलेगा। एक बीजपत्री के फूल में कितने चक्र होते हैं? 3 चक्र होते हैं। लेकिन द्विबीजपत्री को अगर देखेगा तो द्विबीजपत्री के फूल में जो है आपको 4 चक्र मिलेगा। दोस्तों कितना चक्र मिलेगा? 4 चक्र मिलेगा। चक्र आप समझ लेना किसको बोल रहे हैं। ज्यादा डिटेल में तब पता चलेगा जब पढ़ेंगे दोस्तों फूलों के बारे में, ठीक है? जब पढ़ेंगे किसके बारे में? फूलों के बारे में। 4 चक्र, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चक्र इसको बोलते हैं। 4 अलग अलग प्रकार की धारियां। क्लियर हो गया? बात समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? तो एक बीजपत्री के फूल में कितने चक्र होते हैं? 3 चक्र से अधिक नहीं हो सकते। 4 चक्र है तो निश्चित हुआ किस समूह का फूल है? द्विबीजपत्री का। क्लियर हो गया दोस्तों? अब एक बीजपत्री के अंग को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 फैमिली में डिवाइड किया गया है। लिलिएसी, ग्रेमनी, अपाल्मी, अम्यूजेसी। एक बीजपत्री को कितने कुलों में विभाजित किया गया है? 4। लिलिएसी, ग्रेमनी, पाल्मी, म्यूजेसी एक बीजपत्री का। और द्विबीजपत्री को कुल 11 कुलों में विभाजित किया है। देखिए क्रूसीफेरी, मालवेसी, सोलेनेसी, कंपोजिटी। तो इसको ज्यादा याद करने का उतना जरूरत है नहीं, लेकिन कभी कभी यहां से भी प्रश्न उठते हैं, इसीलिए सारे कुलों का नाम दिया हुआ है और उसका 1-2 एग्जाम्पल है। पौधा तो 2.5 लाख है, सारा तो याद कर नहीं पाइएगा, लेकिन जो इंपोर्टेंट पौधा है उसको आप देखते रहिएगा। फैमिली को एक दिन में एक फैमिली आपको याद हो गया। जैसे लिलिएसी में प्याज, लहसुन, एलोवेरा आते हैं, एक दिन याद करिए प्याज, लहसुन, लिलिएसी में आते हैं।